नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से। जनता के बीच से जनता की बात, यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलती है, हर मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद करती है। और आज का मुद्दा एक बार फिर से राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ, क्योंकि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे से जमानत की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ संजय सिंह को जमानत मिल गई है तो आम आदमी पार्टी इसे अपनी विजय बता रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि तमाम टर्म्स एंड कंडीशन है, तो ऐसे में संजय सिंह को जमानत मिलना विजय कैसे हो सकती है? यहां तक कि संजय सिंह को अपना पासपोर्ट देना होगा, सरेंडर करना होगा, कहीं जाने से पहले बताना होगा, अगर नया नंबर लेते हैं तो वो भी देना होगा। ये तमाम टर्म्स एंड कंडीशन है और इसके अलावा भी बहुत कुछ। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल इस तरफ हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, साथ ही साथ बड़ी तादाद में देश की जनता इस तरफ हमारे साथ मौजूद रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। कैसे दिल्ली की जनता को ठगा और फिर ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। 7 अप्रैल को पूरे देश भर में सामूहिक उपवास किया जाएगा। संजय सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत आपने नहीं दिया, ना पैसे का सबूत दिया। किसी आदमी ने 9 बार गवाही दी, संजय सिंह के बारे में नहीं कहा। तो बड़ी तादाद में देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ है खास मेहमानों का पैनल। कौन कौन खास मेहमान मौजूद रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। सर्वेश पाठक जी मौजूद रहेंगे, जगदीश शर्मा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, परविंदर सेठी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, योगेश सोनी जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं और साथ ही साथ हाजी नाजिम खान भी हमारे साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। तो सेठी जी के साथ मैं शुरुआत सबसे पहले करूंगी। सेठी जी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे से कोशिश कर रहे हैं कोर्ट जाकर के कि उन्हें किसी तरीके से जमानत मिल जाए, और दूसरी तरफ संजय सिंह को जमानत मिल गई है जिसे आम आदमी पार्टी अपनी विजय बता रही है। लेकिन तमाम टर्म्स एंड कंडीशन है, तो ऐसे में ये आम आदमी पार्टी की विजय कैसे हुई, जीत कैसे हुई, जरा समझाइए। देखिए, जिस प्रकार से एक एक करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, और आने वाले समय में और भी कई लोगों के नाम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कार्यकर्ता बार बार लेते हैं कि उनको भी हमने टारगेट किया हुआ है। ये स्क्रिप्ट जो लिखी हुई है उस स्क्रिप्ट के अनुसार सब कुछ हो रहा है। लेकिन ईडी के पास स्पेशल पावर्स है अरेस्ट करने के, और ईडी जब तक नहीं चाहेगी किसी को जमानत नहीं मिलेगी। संजय सिंह के मामले के अंदर भी ईडी ने ये कहा कि भी हाँ, इनको अगर जमानत दे कोर्ट तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी पूछताछ हो गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जब तक चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि संजय सिंह के बाहर आने से भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में कोई इफेक्ट नज़र नहीं आता। वो पहले प्रभारी थे यूपी के अंदर उन्होंने बहुत काम करा। वहाँ पे उन्होंने लोगों को, किस किस व्यक्ति को तैयार करा था टिकटों के लिए, वो सब काम खत्म हो गया। यूपी से चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अब संजय सिंह का कोई रोल रह नहीं जाता इन चुनावों के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी को संजय सिंह से कोई खतरा नहीं। ठीक है और इसीलिए उनको जमानत मिल गई है। हाजी नाजिम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी नाजिम, अब तक आप लोग आरोप लगाते रहे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट समेत तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो बीजेपी के इशारे पर काम करती हैं और स्पेशल पावर्स है, इसलिए जमानत नहीं मिल पा रही है किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता को। लेकिन अब तो संजय सिंह को जमानत मिल गई है, अब क्या कहेंगे आप लोग? हाँ साजिया जी, ये जमानत जो मिली है कोर्ट की तरफ से मिली है या भाजपा की तरफ से मिली है, ये बता दीजिए। क्योंकि आप पहले भी तो यही सवाल था, इससे पहले भी तो यही सवाल था कि जमानत तो कोर्ट देगा, फिर भी आप लोग हाय तौबा कर रहे थे।
हाँ देखिए, हम कानून को मानने वाले, संविधान पे हमारा पूर्ण विश्वास है। और देखिए जिस तरीके से संजय सिंह जी को जमानत मिली है बहुत सराहनीय है, लेकिन ये भाजपा की तरफ से जमानत मिलना बड़ा अटपटा लग रहा है। और मैं एक चीज और बता दूं, ये देश, अरे सुन लीजिए सर, अरे जब हाजी नाजमी ने बोलना चालू नहीं करा तो आप लोगों के पेट में दर्द होने चाहिए। दर्द इसीलिए कि आपने कहा जमानत भाजपा ने दे दी जबकि जमानत कोर्ट ने दी है। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए, मैंने तो आपके सवाल का जवाब दिया। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि देखिए हम कानून को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, कोर्ट की तरफ से जमानत हुई है तो इसका तो हमने स्वागत किया। लेकिन बार बार जब ये बात आती है कि भाजपा की तरफ से, तो हमारा सवाल ये बनता है, ये बता दीजिए आपने कितने लोगों को जो बेरोजगार हुए हैं, जो 83% का अभी आया है आंकड़ा कि युवा बेरोजगार हुए, उनके लिए आपने क्या किया? कितनों को आपने नौकरियां दी है? जो हमारी बहन बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, आपने कितनों को सुरक्षा दी है? और तो और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो अभी बार बार जो भाजपा के प्रवक्ता नेता ये कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है। अरे भाई ये बता दीजिए, 80 करोड़ राशन लोगों को तो आप राशन दे रहे हैं, लेकिन अगर 80 करोड़ लोगों को अगर आप रोजगार देते तो हाजी नाजिम आपके साथ खड़ा होकर यह कहता कि आपने सराहनीय काम करा, लेकिन आपने 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया भारत के अंदर, भिखारी बना दिया है। सर्वेश जी, आरोप लगाया जा रहा है कि राशन मुफ्त में देकर के देश की जनता को भिखारी बनाया जा रहा है। नहीं दिया जाता तो सवाल पूछते कि जनता के लिए करते क्या है? साजिया जी, यहाँ पे पूरी जनता खड़ी है, इनसे पूछिए कि भारतवर्ष में बीजेपी का राज कितने साल रहा है। अगर पूरा टेन्योर देखे तो ये 10 साल, वाजपेयी जी के 5 साल और थोड़े 13 महीने और 13 दिन की सरकार, बाकी के समय हमारी आजादी 1947 से रही। और आज तक किसका शासन रहा भारतवर्ष में? और आज जो युवा 30, 35, 40 साल के हैं, जो अपने आप को बेरोजगार कहते हैं, ये किस शासन के अंदर में ये ग्रेजुएट हुए थे या 12th पास करके आए थे? इस बात का जवाब है किसी कांग्रेसी के पास? अरे यार, 12वीं ही इंटर हुआ, 12वीं ही इंटर हुआ। किसी राज्य में इंटर को 12वीं बोलते हैं, सीबीएसई में 12वीं होता है। दूसरी बात, सर्वेश जी पूछ रहे 12वीं और इंटर में अलग अलग क्या है, अंतर क्या है, जरा ये भी समझाइए। हाँ ये तो भाजपा के नेता ही बताएंगे जो कह रहे थे। आप भी बोल रहे हैं 12वीं के बाद इंटर होता है। इंटर आता तो वही कहते हैं। अरे सुन लीजिए, मेरी छोड़ दीजिए, अरे मेरी छोड़ दीजिए, मैं तो बेरोजगार हूँ, मुझे तो नौकरी दीजिए। पहले हाजी नाजिम आपने आपत्ति जताई, आप ये बताइए कि 12वीं, हाजी नाजिम साहब माइक मेरे पास है, ऐसे नहीं सुनूंगी। पहले मेरा सवाल का जवाब दीजिए कि 12वीं और इंटर में अंतर क्या है? हाँ मैं वही तो कर रहा हूँ, ये तो 12वीं और इंटर के बाद जो फर्क आता है ये तो भाजपा का नेता ही कहेंगे, जिन्होंने ये कहा था। बयान आप देते हैं और जवाब भाजपा के नेता देंगे। आ रही हूँ सर्वेश जी, बोलिए। साजिया से अभी भाई ने कहा कि 80 करोड़ को राशन देते हैं, ये चिंता का विषय। फिर बीजेपी का प्रवक्ता भाई बोला, भाई हमें टाइम, बात आप ऐसे कर रहे हैं, मैं सोचा शायद आप बीजेपी के ही प्रवक्ता, सॉरी भाई, मुझे लगा कि आप ही बीजेपी प्रवक्ता, जज्बात लगा मुझे लगा। एक मिनट, अच्छा मैं अपनी बात, आपका मुद्दा केजरीवाल को लेके है। अब आप कह रहे हैं कि वो जमानत मांग रहा है, भाई लोकतंत्र उसका अधिकार है, कुछ तो मांगेगा, क्या वो भी नहीं देंगे? तीसरा आपने कहा कि संजय सिंह को जमानत होगी तो खुशी का जश्न है। भाई ये तो खुशी का उसके घर परिवार में होना चाहिए। उनको तो उम्मीद थी कई साल संजय सिंह नहीं छूटेंगे, क्योंकि सरकार में जो चल रहा है, जिस तरह माहौल है, छूट गए हैं तो ये कोर्ट की मेहरबानी, खुशी तो मनाने दो, उस पर भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ समस्या फिर वही है कि भारत सरकार आज 30-25 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद रही है और जनता को 100 रुपये दे रही है। इस पर मुद्दा होना चाहिए। पढ़े लिखे रोजगार, बेरोजगार, और इसकी बात होनी चाहिए। आज किसान के हालात देख लीजिए, किसान फसल किस भाव में दे रहा है और सरकार किस भाव में दे रही है। रिलायंस और अडानी के बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मजदूर था जो कह रहा था हवाई चप्पल में, जहाज में चलेंगे, जहाज की कंपनियां बिक गई हैं, माल्या भगा दी है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। काला धन लाने की बात थी, सफेद धन चला गया, उस पर चर्चा होनी चाहिए। कहना कि चर्चा आम जनता पे और मोदी की गारंटी और मुद्दों पर होनी चाहिए। ठीक है शैलेंद्र दुबे जी, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर जगदीश जी कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार, जो इनका आरोप है कि सरकार चर्चा करती नहीं है और विपक्ष केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में मंच साझा कर रहा होता है। कहीं न कहीं ये प्रश्न खड़ा करना कि इन मुद्दों पर बात नहीं होती है, तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जो जनमत है उसका अपमान कर रहे हैं आप। जो
पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी को 23 करोड़ से अधिक लोगों ने अगर समर्थन दिया हो, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? उनके पास विवेक नहीं है क्या? किस तरह की बात कर रहे हैं? और उसमें भी जो पहले की जो परिस्थितियां होती थी, वहाँ पे परिवार में मुखिया जहाँ कहता था मतदान, वहाँ पे संभवतः जो सारे सदस्य करते थे। अभी एक घर के अंदर जो है युवाओं का मत अलग होता है, महिलाओं का अलग होता है। तो ये क्या है? ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। अब है क्या, इनको जो तमाम जिस तरह की जो डिलीवरी वाली स्कीम्स हैं, उदाहरण के तौर पे जो जब जनधन खाते खोले गए तो उन्होंने क्या उसको के उपहास बनाया कि खाते खोल के होगा क्या, उसमें पैसे नहीं। होता क्या है कि सरकार का काम जो है इस तरह की नीतियां बनाना होता है। सरकार जो है कोई अपने घर से किसी को पैसे नहीं देती। जो है सरकार जो है जो हम सबसे ही राजस्व की प्राप्ति होती है, उसको कैसे खर्च करना ये प्रबंधन ही तो है। अब उसके लिए जुमलेबाजी करके या उस तरह बात करके नहीं, तो वो तो कोई भी फॉर अ वाइल बात की जा सकती है। अभी बात यह कही गई, देखिए है क्या कि आपको बुलेट पॉइंट देखने पड़ेंगे और आपको तुलना करनी पड़ेगी। एब्सोल्यूट तो कहीं भी नहीं है। पहले की सरकारों में भी काम हुआ है, लेकिन उस काम करने की जो गति थी उसमें अभी वृद्धि काफ़ी हुई है। पहले सड़क पर दिन बनती थी लगभग आपके 12-13 किलोमीटर पर डे, आज जो 35-36 बन रही है। तो वो जब पेस बढ़ रहा है तो उसकी आपको अप्रिशिएट करनी पड़ चाहिए, और वही पढ़े लिखे लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा, जहाँ तक जमानत की बात है तो ये न्यायालय का विषय है, इस पर हमें टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, मेरा स्पष्ट मानना है। प्रक्रिया चालू है। अब उदाहरण के तौर पर ऐसे लोग जिनको बाद में सजा हुई है, और जैसे मान लो किसी ने मर्डर कर दिया, क्या आपने कभी ये देखा है कि मर्डर जैसा हीनियस क्राइम में भी जमानत मिल जाती है? तो हमें इंतजार करने की आवश्यकता है, इसमें कोई मतलब खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनके खिलाफ कॉग्निजेबल एविडेंसेस होंगे तो ही विल बी कन्विक्टेड, नहीं होंगे तो बरी हो जाएंगे। ठीक है योगेश सोनी जी, अभी तक विपक्ष आरोप लगा रहा था कि भाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, तमाम जांच एजेंसियां जो रेड डालती हैं, जो काम करती है, वो सब कुछ सरकार के इशारे पर होता है। लेकिन अब जब संजय सिंह को बेल मिल गई है तो आप कह रहे हैं कि हमारी विजय हुई है, हमारी जीत हुई है। उससे पहले कुछ और कह रहे थे। शायद ये जो भी आज तक आपने इतिहास में देखा हो, जो भी मौजूदा केंद्र सरकार रही है, अगर आपने पिछले कालखंड में भी देखा हो, तो उस पर ये आरोप हमेशा लगते हैं। अगर हम बात करें सीबीआई के विषय में भी, तो ये सीबीआई का तोता शब्द का नाम कांग्रेस सरकार में आया था। तो ये जो एजेंसियों पे जो कार्रवाई का आरोप है, आज उनका दुर्भाग्य ये है कि वो कोई भी काम करे तो उसका सीधा सीधा आरोप लगता है केंद्र सरकार पे कि वो अपने इशारे पे करा रही है। ये बीजेपी भी नहीं लगा, अगर आप पुराने कालखंड भी देखेंगी तो उन पे भी ये आरोप लगता था। मेरा मानना है कि कोई भी इतनी बड़ी एजेंसी जो होती है, उसका जब गठन होता है तो बहुत सोच समझ के होता है। अगर आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के अंदर भी तमाम तरीके की शाखाएं होती है, क्राइम ब्रांच होती है, DIU होता है, तमाम वो होती है। वो वर्गीकरण क्यों किया जाता है? क्योंकि उसकी स्पेशलाइजेशन होती है। ऐसे ही इन्हीं जो एजेंसियां, इनकी स्पेशलाइजेशन होती है, ये अपना काम करती हैं। देखिए, उनको जमानत मिली है, ग्राउंड के आधार पर मिली है, और मुझे लगता है जहां लोकतंत्र की ताकत है, शक्ति है, वहां ये होना भी चाहिए। क्योंकि अगर जमानत ना भी मिलती तो भी आरोप लगता, मिल गई तो भी आरोप लग रहा है। तो ऐसी स्थिति से हमें सोच के, बाहर सोच के समझना चाहिए कि हम जिस देश में रहते हैं, हमें न्यायालय पे बहुत भरोसा होना चाहिए। यदि आज भी तुम्हारा किसी से झगड़ा होता है और पुलिस FIR दर्ज नहीं करती, कोई बात नहीं होती, आदमी कहता है मैं कोर्ट में देख लूंगा, तब भी वो कोर्ट जाता है। एक उसको कहा जाता है कि मुझे एंड में कोर्ट पे भरोसा है। तो जब कोर्ट पे भरोसा, तो कोर्ट पे भरोसे की बात कीजिए। ये केंद्र सरकार पे या बाकी किसी भी पार्टी पे इस तरीके का आरोप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऐसे आरोप पिछले कालखंडों में खूब। हालांकि अभी ये बयान नहीं आया कि हमें कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा था, बयान ये आ रहा है कि जीत हमारी हुई है। नहीं, देखिए, इसमें जीत हार की बात ही नहीं है। अगर जीत होती है तो सारे बाहर आ जाने चाहिए। उनको भी सशक्त जमानत मिली है, लाइव लोकेशन तक अगर मिली है, तो इसके पीछे आप तकनीकी ग्राउंड समझिए कि आपकी लाइव लोकेशन चालू रहनी चाहिए। आप कहाँ क्या कर रहे हैं, आपको कोई भी इससे संबंधित शराब नीति से बयान नहीं देना है। तमाम उनको इतनी सशक्त के साथ जमानत मिली है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जमानत भी अगर आपको बाहर निकली तो आप कई आरोपी अभी पाई नहीं पाई, ये भी ग्राउंड अभी बचता है। लेकिन हमें जब भरोसा है कानून पे, न्यायालय पे भरोसा है, तो आप उसका स्वागत कीजिए। ये अपनी जीत और हार के रूप में बिल्कुल भी स्वीकार मत कीजिए, उसको महसूस मत कीजिए, क्योंकि ये तकनीकी मामले अभी ये लंबा चलेगा प्रोसेस, और इसमें अभी हमें प्रतीक्षा करने की जरूरत है। ठीक है, और आइए अब जनता की बात कर लेते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर देश की जनता इकट्ठा हुई है अपनी बात रखने के लिए। लोगों के विचार क्या है ये जानते हैं इस मुद्दे को लेकर के। आप क्या सोचते हैं, बोलिए। मैम नमस्कार जी। आपका जो मेन मुद्दा केजरीवाल जी हैं, जो आपका क्वेश्चन है केजरीवाल जी है, और ये आखिर तक पढ़ाई लिखाई तक भी पहुंच जाती है। जैसे अभी सवाल क्या था आपने, मिडिल क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, मीडिएट क्या होता है, जिसने जहाँ तक पढ़ाई करेगी उसके बारे में वहीं तक बताता है। पॉइंट ये इनको जो जमानत मिली है, इसमें शक है कि कहीं ये मुखबिर तो नहीं बन गए, ED और CD के शक है। अदरवाइज इतने आसानी से औरों को क्यों नहीं जमानत मिली अब तक? ED के मुखबिर तो नहीं बन गए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि और भी तो लोग हैं जो जेल के अंदर, उनको जमानत क्यों नहीं मिली? इनको कहीं को स्पेशल जमानत मिली है।
फिर भी मैं कहना चाहता हूँ ठीक है, दे रहा है दूसरे महिलाओं को सम्मान करके। इनकी जो वाइफ ने है संजय की, बोला कि जब तक हमारे सारे भाई वापस नहीं आते हम किसी प्रकार की खुशी नहीं बनाएंगे। बहुत अच्छी बात कही, हम सम्मान करते हैं इस बात का। पर ये कहते हैं कि बाहर आके ये फिर नेतागिरी शुरू करेंगे, या जो कानून के दायरे इनको बंधे हुए हैं, जिस बेस पे इनको जमानत मिली हुई है उसी के दायरे में ये बंद कर रहेंगे, एक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन इन पे करता है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर आपको किसी प्रकार का दिया तो आप ऐसी भ्रमित मत करो लोगों को। सच्चाई अगर आपके पास है तो रखो, नहीं तो आप आराम से अपनी सजा को, अभी आपने छूटे नहीं है, आप उससे मुक्ति नहीं आपने पाई है, पर आप लोग को अभी सावधान रहने की जरूरत है। आप सावधान रहिए। ठीक है, ठीक है। हाँ भैया बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि बात केजरीवाल के अरेस्ट के ऊपर थी और हमारे भाजपा के दोस्त अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम तक चले गए। सबसे पहले केजरीवाल के अरेस्ट की बात कर लेते हैं, वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। ईडी का जो प्राइमरी विटनेस था, उन्होंने पहले केजरीवाल के सपोर्ट में अपना जो है स्टेटमेंट दिया था, लेकिन जैसे ही उनकी कंपनी के ऊपर ईडी जो है नोटिस भेजती है, उसी के बाद उनको हाई कोर्ट से पार्डन मिलता है और उसी के बाद जो है उनको इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेट करते हैं और साथ ही साथ उनको फुल पार्डन मिल जाता है और फिर वो केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट भी दे देते हैं। और दूसरी बात कि केजरीवाल को बेल क्यों नहीं मिल रही है। केजरीवाल को बेल इसलिए नहीं मिल रही है, 2018 में PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट लाया गया जिसमें ये बोला गया कि जब तक इनोसेंस प्रूव नहीं होती तो बेल मिलना बहुत मुश्किल है। और साथ ही साथ ठीक है, ठीक है, आपकी बात हो गई। हाँ जी बोलिए। मैं अभी शरद चंद्र रेड्डी के बयान पे अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया गया। मैं बोलता हूं कि 100 करोड़ रुपए मैंने अमित शाह नरेंद्र मोदी को दिया, उनको जेल में डाल सकती है सीबीआई और ईडी? आप बताइए ना, आप बताइए, डाल सकती है? सीबीआई और ईडी एक पार्टी के लिए काम कर रही है, कठपुतली बन गई है। अगर सीबीआई और ईडी अगर एक प्रॉपर जांच करती, हेमंत बिस्वा शर्मा व्यापम घोटाला नहीं होता उसका। भाजपा एक वॉशिंग मशीन बन चुकी है, इधर से डाली उधर से सदाचारी बन के बाहर निकल जाता है। लौटूंगी मैं इधर। सर्वेश जी एक सवाल और एक आवाज उठी थी यहाँ पर कि संजय सिंह कहीं मुखबिर तो नहीं बन गए हैं ईडी के। देखिए, ये मुखबिर की बात नहीं है। ईडी अगर होगा तो ये केजरीवाल के लिए बहुत ही बुरे दिन होंगे अगर वो भी सरकारी गवाह बन जाएंगे, अगर संजय सिंह जी। तो दूसरी बात है कि यहाँ पे जनता भी कह रही है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन इन्हीं जनता, और ये यंगस्टर्स हैं, इनसे पूछिए, और ये मिलेनियर है, 2000 के बाद इनका जन्म हुआ है, इनसे पूछिए कि यही केजरीवाल 2011 में यही दिल्ली के रामलीला मैदान में 51 उन नेताओं का नाम लिया था और 31 मार्च को सोनिया गांधी, जिसको केजरीवाल जेल के अंदर बंद करने वाला था, उसके साथ उनकी वाइफ हाथ मिला के, गले मिला के और एक सिंबोलिज्म पेश कर रही है। वहीं पे हेमंत सोरेन की वाइफ भी थी, लेकिन हेमंत सोरेन की वाइफ को सोनिया गांधी जी बहुत तवज्जो नहीं दे रही है, लेकिन सुनीता केजरीवाल को वो स्टेज मिला है। तो इनसे बताइए कि अगर बीजेपी का वॉशिंग मशीन इतना अच्छा है तो उससे बड़ा वॉशिंग मशीन तो इन विपक्षी पार्टियों के पास है। जब अपने आप पे आता है तो हाथ मिला लेते हैं और जब बीजेपी के यहाँ वही नेता आ जाते हैं तो कहते हैं तो वॉशिंग मशीन में धुल गया। और ये दोहरी चाल, दोहरी नीति कैसे होगी? दूसरी बात, अगर संजय सिंह जी को जमानत मिली है, जो कि कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें हर आदमी को अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, लेकिन ये जो जमानत मिली है उसमें लिखा हुआ है कि ये प्रेसिडेंट है, मनीष सिसोदिया हो या आज केजरीवाल जी हो या सत्येंद्र जैन, ये हवाला कोर्ट में कहीं नहीं दे सकते कि जब संजय सिंह को जमानत इसी केस में मिली है तो हमें भी मिलनी चाहिए। और जिन जिन टर्म पे उनको जमानत मिली है उनको बोला गया आप एनसीआर से नहीं जा सकते, पासपोर्ट जमा कराओ, आप अगर कहीं जाओगे तो ये जो कंडीशंस बेल मिली है ये कोई बड़ी नहीं हुआ। ठीक है, ठीक नहीं, इन्होंने जितनी भी बातें करी हैं उनका किसी बात से कोई लिंक नहीं बैठता। जिस प्रकार इन्होंने कहा कि पासपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते, एनसीआर में नहीं जा सकते, ये बेल के क्लॉजेज हैं। जब भी किसी व्यक्ति को बेल दी जाती है उसमें ये क्लॉज लगाए जाते हैं कि आप एरिया छोड़ के नहीं जाओगे, आप देश से बाहर नहीं जाओगे, आपका जो पासपोर्ट है वो भी जमा हो जाएगा। तो इसमें तो कोई नई बात है नहीं। सवाल इस चीज का है कि जब आप संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके अरविंद केजरीवाल जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं
उनको उठा के पूछताछ के लिए जेल में डाल देते हो। उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए। जब ईडी ने 10 समन दिए थे, उसी संवैधानिक संस्था के नाम पे समन दिए थे ना, आर्टिकल 50 पीएमएलए के, उसी संविधान के बनाए हैं। नहीं, उन्होंने अपना विरोध दर्ज करा। अब सुन लीजिए ना, अरे आप सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, उन्होंने जब डेमोक्रेसी की हत्या की जाती है, डिक्टेटरशिप की राजनीति की जाती है, उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया कि मैं इसके सामने ना झुकूंगा, ना मैं डरूंगा और ना मैं इस्तीफा दूंगा, क्योंकि दिल्ली की जनता ने कहा कि आप इस्तीफा बिल्कुल मत दीजिए अगर ये डिक्टेटरशिप की राजनीति। जब ठीक है भाई एक मिनट साजिया जी, एक मिनट साजिया जी, मेरा सवाल ये है, अभी ये भाई भी और ये भाई भी इन्होंने बीजेपी का समर्थक करा, हम बुरा नहीं मान रहे हैं। सवाल ये है कि भाई ने कहा कि जनधन की बात करी, सबके खाते खुलवा दिए। भाई सुनो जरा, सबके खाते खुलवा दिए, उस खाते में कई लोग कहते हैं पैसे हम डालते हैं ना, कहते बैंक में मत डालना, 5,000 माइनस में चल रहा है, सरकार ले लेगी, पेनल्टी लगी हुई है। ये कैसे जन खाते हैं? कहीं ना कहीं उनसे भी देश की जनता ठगी गई है और नुकसान हो रहा है। बैंक में पैसे जो अकाउंट खुले हैं, जीरो फ्रिल अकाउंट खुले हैं, ये आप गलत पेनल्टी नहीं लगी है, वो फ्रिल अकाउंट से है। और उसमें जो पहले आपके राजीव गांधी जी बोले थे कि जनता के पास मात्र 15 पैसा जाता है 1 रुपया में, अब 1 रुपया से ज्यादा आप गलत बोलेंगे तो मैं चुपचाप नहीं रहूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता की बात नहीं है। यहाँ पे जो एक सेकेंड जगदीश जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सर्वेश जी कम से कम सम्मान रखिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सवाल बीजेपी से है, जब मैं बीजेपी की बात पोल खोलता हूँ ये लड़ने लग जाते हैं। पॉलिटिक्स एनालिस्ट का मतलब सच्चाई रखे। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मतलब ये होता है कि वो पॉलिटिक्स को विस्तार से समझाएंगे, वो कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी नहीं करेंगे। यस, ये तो पहले दिन से बीजेपी के प्रवक्ता है, हमेशा कांग्रेस को तो नीचा दिखाते हैं, राहुल गांधी को गाली देते हैं, मोदी की बड़ाई करता है। हमें दुख नहीं है, दो आप राहुल गांधी को गाली, पर देश की जनता प्यार करी है। सवाल यह है कि गड़बड़ घोटाला तो किससे बात करें, बीजेपी से करनी चाहिए। आप देखो लड़ाई रोक जाएगी। ठीक है मैं जगदीश जी से ये कहना चाह रहा हूँ, जनधन खाते में जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें मिनिमम बैलेंस का कोई राइडर है नहीं। यदि है तो मेरी सरकार से मांग है कि उनमें से मिनिमम बैलेंस का है वो बैंकों को आदेशित करके वो ऑर्डर हटवाया जाए। अब वो कह रहे हैं कि ये भाई साजिद कह रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को इन्होंने भिखारी बना दिया। मैं कह रहा हूँ 70 के दशक में कांग्रेस क्या कर रही थी, गरीबी हटाओ। आज तक गरीब हट गए, गरीबी नहीं हटी। कम से कम नरेंद्र मोदी जी वो अनाज जो मार्केट में ब्लैक में बेचा जाता था बियर कंपनियों को, वो कम से कम पब्लिक में तो बांट रहे हैं ना, वो फ्री में तो बांट रहे हैं ना। ये तो बियर कंपनियों में बेच के अपनी जेबें भरती थी। अब जगदीश जी कह रहे हैं कि उनको खुशियां मनानी चाहिए। भाई वो गोल्ड मेडल जीत गया है ओलंपिक, संजय सिंह। भाई संजय सिंह गोल्ड मेडल थोड़ी जीत गया जो यहाँ खुशियां मनानी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट है। शैलेंद्र दुबे जी, संजय सिंह कोई गोल्ड मेडल थोड़ी जीत कर आए हैं जो खुशियां मनाई। देखिए मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, बहुत सारे बड़े ऐसे हीनियस क्राइम वाले मामले जिनमें जो है लोगों हत्या की है, उसके बाद उनको भी जमानत मिल गई। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये कोई विषय ही नहीं है। ट्रायल गोइंग ऑन है, जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाएगा, उसके बाद जब सजा होगी या सजा से बरी होंगे, तब ये तय होगा ना कि वो बरी मतलब ठीक है या गलत है। तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। तो ये जितने भी न्यायालय मामले हैं, दूसरा जो लोग ये कहते हैं कि पीएमएलए एक्ट में इस तरह का संशोधन कर दिया गया कि वह जमानत ईडी जब तक चाहे तब तक नहीं मिल सकती है, तो ये उनके लिए जवाब है। ऐसा नहीं है। होता क्या है कि ट्रायल में स्टेज में जब तक सपोर्टिव एविडेंसेस नहीं है तो ईडी या कोई भी एजेंसी उसको जमानत के लिए होल्ड नहीं कर सकती। वो न्यायालय को देखना है। तो न्यायालय ने ये पाया कि उनके प्रति जो इन्वेस्टिगेशन है वो वहाँ तक जो मतलब हो गई है, तो उनको हेल्थ ग्राउंड पे वो दी गई है। वो ILBS में जो एडमिटेड थे उनको लीवर सिरोसिस की बीमारी है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। न्यायिक प्रक्रिया में मेरा स्पष्ट मानना है हर व्यक्ति को इंतजार करना चाहिए। ठीक है, आती है मुद्दों की, तो एब्सोल्यूट तो कहीं नहीं है। अगर देश की इकोनॉमी 10वें नंबर से 5वें नंबर पे होती है तो क्या विकास का संकेत नहीं है क्या? जो वो कोई एजेंसी का पैमाना तो है नहीं, वो IMF और वर्ल्ड बैंक का पैमाना है। तो आप उसको भी नहीं मानेंगे, आप चिल्लाते रहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप इतने ही संजीदा हैं तो आपको जनता के बीच में जाके अपनी बात रखनी चाहिए। अगर लोगों को लगेगा तो आपको समर्थन मिलेगा, और वो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा आपको। ठीक है, ठीक है, आ रही हूँ जी। देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के माहौल का कभी कोई फ़ायदा किसी को नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि जो
कोर्ट तय करता है या जिस तरीके से प्रकरण होता है वैसे ही चलाया जा रहा है। लेकिन आज की डेट में क्या है कि कुछ लोग बिना बात करे जो मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं यूनिवर्सिटी को लेके कि इसको जमानत मिल गई और आगे भी बाकी नेताओं को ऐसे जमानत मिलेगी, मुझे लगता है ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये बात कही जा चुकी है कि संजय सिंह का ग्राउंड बाकी लोगों के लिए ग्राउंड। अगर ऐसा होता भी है योगेश जी और कोर्ट सुन रहा है, कोर्ट जमानत भी दे रहा है, तो अब तो विपक्ष के पास ये आरोप नहीं रहेगा ना कि कोई हमारी सुनता नहीं है, सब कुछ सरकार की निशानदेही पर होता है। अरे भाई कोर्ट तो आपके साथ खड़ा हुआ है ना। कोर्ट हर किसी के साथ खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सरकार के फैसले कभी नहीं बदले जाते या नहीं माने जाते या कोई बात होता, लेकिन किसी भी एजेंसी न्यायालय पे कभी भी कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। स्थिति विपक्ष की क्या है कि यदि कोई बात होती है तो वो क्या करते हैं कि इसको केंद्र सरकार पे, बीजेपी पे आरोप लगा देते हैं। लेकिन मेरा मानना है किसी पे आरोप ना लगाइए। न्याय प्रणाली अपना काम बेहतर तरीके से करती है, उसको करते रहना चाहिए। जांच एजेंसियां काम करती है, उन्हें करते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी चंक में कहा और आज भी कह रहा हूँ, पिछले कालखंडों में भी कांग्रेस हमेशा केंद्र सरकार पे आरोप लगता है और वो लगता रहेगा, क्योंकि एक मजबूरी ये राजनीति का दस्तूर रहा है, आप ये कह रहे हैं। साजिया जी देखिए, जिस तरीके से मेरे साथी ने जनधन की बात करी थी, खाते की बात करी थी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के अंदर कितने जनधन खाते खुले गए और कितनों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए गए। और ये भी तो पता चलना चाहिए जो जनधन खाता जो खुला वो किस बेस पर खुला है। और बात जब आती है कि देश के अंदर ये कहा जाता है कि हाँ आपको युवाओं के लिए नौकरियां दीजिए, तो पता इनके बड़े नेता क्या कहते हैं कि आपको कावड़ चाहिए या कर्फ्यू चाहिए, ये बता दीजिए। कि भारत के अंदर युवा नौकरी की जगह अपना कावड़ मांगेगा, कावड़ यात्रा में जाएगा, इस तरीके की बात ये लोग करते हैं। जबकि देश का, भारत का नागरिक युवा अपने अधिकार के लिए नौकरी मांगने की बात करता है। नौकरियां किसी को नहीं मिलेंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ तो आस्था कोई बढ़ावा दिया जाता है। मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ कि देश के वजीर आजम ने ये कहा था कि ईडी ने जो पैसा जब्त किया है, जो मिला है, वो जनता में बांट दिया जाएगा। ये बता दीजिए 15 लाख तो आपने दिए नहीं है, अब ईडी द्वारा जो पैसा है वो कितना है जो जनता के खाता में दिया जाएगा। और इसके बाद एक चीज और मैं बताता हूँ, जो नोटबंदी जो करी गई थी भारत के अंदर, हमारी बहन बेटी, ठीक है, नोटबंदी, जनधन खाते, ये वो नहीं, मेरा सवाल और मेरा टॉपिक अलग है। मुझे ये जानना है कि अब तो कोर्ट के ऊपर विश्वास है, कोर्ट के ऊपर विश्वास। साजिया जी देखिए, हाजी नाजिम कोर्ट के ऊपर विश्वास करता है, संविधान को मानता है, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने हंसते हंसते इस मुल्क को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे चूमे थे। और इस संविधान के लिए भारत के अंदर जब संविधान हुआ था तो मेरे ही अपने मुस्लिम जाति के समाज के लोग ने डॉक्टर अंबेडकर साहब को उसमें संसद में भेजा था, तब जाकर संविधान बना था। मुझे खुशी है। मत बोले कि सिर्फ मुस्लिम जाति के लोग थे, सभी लोग थे, सभी का खून बहा है। साजिया जी, जब मैं आईना दिखाता हूँ तो आप रोक देती है। चलिए ठीक है, मैंने कहाँ रोका? सुन लीजिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान थे जिनकी वजह से आजादी मिली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ सभी का खून बहा है आजादी दिलाने में, मैं ये कह रही हूँ। हाँ देखिए साजिया जी, इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे सभी भाइयों का खून बहा है, और हंसते हंसते हम सभी भाइयों के बड़े बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे चूमे, ब्रिटिश हुकूमत को भगा दिया। और मैं आज इसे देखिए आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, 2024 के अंदर परिवर्तन होगा और बिल्कुल होगा। और देखिए सुन लीजिए, 2024 के अंदर जो परिवर्तन होगा, जो युवा मेरे बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। 2024 के अंदर परिवर्तन होकर रहेगा। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? जब तक मोदी साहब 15 लाख रुपए नहीं देंगे, राहुल गांधी आलू से सोना नहीं बनाएंगे, तब तक राहुल गांधी को नहीं आने देंगे और मोदी को जाने नहीं देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई नाजिम को, ये आप कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं? क्या अम्बेडकर साहब वो सिर्फ मुसलमानों ने भेजा था? आप कैसी, मतलब कैसी राजनीति की, मतलब कौन सी राजनीति देश को देना चाह रहे हैं? आप एक पार्टी के प्रवक्ता के लाते अंदर खड़े हैं, तो आपका स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को उससे कुछ सीखने को मिले। अब बात जगदीश सिंह ये कह रहे हैं पॉइजन, अब राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है पॉइजन। क्या उन्होंने देखा है? हर किसी प्रिजनर को जो खाना दिया जाता है वो बाकायदा डॉक्टर पहले टेस्ट करते हैं, और जो वीआईपी हैं, जो राजनीतिक हैं, जिनके ऊपर अलग से निगरानी रखी जाती है, उनको डॉक्टरों की टीम चेक करती है। क्योंकि मैं इसलिए बताता हूँ कि तिहाड़ जेल में मेरी बेटी की ड्यूटी रह चुकी है वहाँ, तो इसलिए आप ऐसी बेहूदी बातें कम से कम नेशनल चैनल पर ना बोले। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहे हैं? मैंने सुना बैंक अकाउंट के बारे में, जनधन योजना के बारे में बोल रहे थे प्रवक्ता। मैं ये कहना चाहता हूँ, गरीब से गरीब का अकाउंट खुला है,
जिनको पढ़े लिखे लोग नहीं थे, मैं अपने टाइम की बात करता हूँ, मेरे को 2 विटनेस देनी होती थी, एक सरकारी एक बैंक अकाउंट की। कितनी दिक्कत मुझे ढूंढने में आती थी और फिर 2500 मेरा हर महीने टैक्स कटता था। आज कितनी छूट है, कितना फ़ायदा है, और यूपीआई से पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है। और ये लोग सच्चाई नहीं बोलना चाहते तो अफसोस होता है, क्यों अपने आप को नकाब से उतारते, नकाब बनाते। सच्चाई रखो जनता का आगे, जनता आपका समर्थन करेगी। धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ें। मैम मेरा सरकार से यह सवाल है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैम मैं कई बार ये देखता हूँ, जब निष्पक्ष होकर देखता हूँ, कई बार ये देखता हूँ कि एक ही पक्ष की तरफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है। इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, उसकी भी एक जांच हो जानी चाहिए थी, जरूरी होता है, कहाँ कहाँ गया कहाँ नहीं गया। मैं बहुत अच्छा मानता हूँ सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन मैम एक तरफ से जब निष्पक्ष होकर देखो तो एक तरफ ये दिखता है कि एक पार्टी के ऊपर उसके पार्टी को उसका फंड सीज कर दिया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं, ऐसा लगता है कि इस सरकार की छवि में थोड़ा परिवर्तन आएगा मैम। इससे हम निवेदन करते हैं कि आप मतलब एक पारदर्शिता के तरीके से एक सर्वेश जी ये इमेज क्यों पेश हो रही है, ये सवाल मैंने एक दिन और किया था और आज फिर मैं वही सवाल पेश कर आपके सामने रख रही हूँ कि आखिर इस प्रकार की इमेज अगर जनता के बीच भी पहुंच रही है सरकार को लेकर, तो क्यों कि कार्रवाई होती है तो एक तरफ सारी कार्रवाई विपक्ष के नेताओं के ऊपर होती है, और यदि कोई विपक्ष का नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। ये देखिए, मैंने इससे पहले भी बताया था कि 51 नेताओं का नाम अरविंद केजरीवाल चाहे कांग्रेस पार्टी, ये जितने भी नेता ये भाई लोग बोलते हैं कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल गए। यही अजित पवार महाराष्ट्र में 2.5 साल महाविकास आघाड़ी में थे, कांग्रेस पार्टी भी उस सरकार में थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, न तो वो कोर्ट गए कि अजित पवार को गिरफ्तार करवाओ। अब जब बीजेपी में आई तो मुखर हो गए। ये बीजेपी में जिनको लिया है वो बीजेपी पे बदनुमा दाग है। लेकिन मुझे ये बता दीजिए ना, भारतवर्ष के इतिहास में लालू यादव सबसे करप्ट, क्योंकि कोर्ट ने सजा दी थी, बाकी के लोग आरोपी हैं। अभी किसी को कोर्ट ने सजा नहीं दी है। ये केजरीवाल जो सबसे बड़ा ईमानदारी का चोगा पहना था, आज उसके गोदी में बैठा हुआ है। राहुल गांधी जी लालू यादव से मटन बनाना सीख रहे हैं। दूसरी बात, हिमाचल में कांग्रेस ने हराया बीजेपी को। अगर बीजेपी के एमएलए भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस क्यों नहीं उसको जेल के अंदर डाल रही है? कर्नाटक में 40% कमीशन का हवाला दिया और कांग्रेस वहां जीत गई। आज तक एक भी बीजेपी का एमएलए, पार्षद या नेता जेल के अंदर नहीं है अगर 40% कमीशन खाते थे तो। इसी दिल्ली में केजरीवाल ने एमसीडी के पार्षदों, खास के बीजेपी के पार्षदों पे लगाया लेंटर माफिया का। आज एक भी पार्षद केजरीवाल ने उसको ढूंढ के कोर्ट में केस क्यों नहीं करवा रहा है? मेरा यह भी सवाल है, ये कैसा वॉशिंग मशीन है केजरीवाल का या कांग्रेस का? इसका तो सवाल का जवाब दे पहले। ठीक है, इधर से सवाल होंगे। इधर से कौन बोलना चाह रहा है? सवाल का एक जवाब दूंगा मैं, इनके सवाल का जवाब दूंगा। जब ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं पे जो भ्रष्टाचारी थे कार्रवाई क्यों नहीं किया, इसको मैं बता दूं कि जब तक कांग्रेस पुख्ता सबूत के साथ ये तय नहीं कर लेती कि वाकई ये अपराधी है, तब तक उसे गिरफ्तार करने का ऑर्डर नहीं देती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि उनके पास कोई सबूत नहीं होता, कोई गवाह नहीं होता, और हमारे सिटिंग मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल में डाल दिया। अब मैं दावा करता हूँ आपके चैनल से कि केजरीवाल जी बाइज्जत बरी होकर के जब बाहर आएंगे, तब ये भारत सरकार क्या अपने आरोपों के ऊपर इल्जाम लेगी कि हमने गलत किया था? ठीक है, ये जो कह रहे हैं केजरीवाल दूध के धुला हुआ है, जब 1 मिनट चुप हो जाओ। ये जब कह रहे हैं केजरीवाल जब सत्ता में पहली बार आए थे उनके पास प्रॉपर्टी कितना थी, मतलब इनकम उनका कितना था? आज शीश महल जो खड़ा है कहाँ? वो अपने घर से लाया है कि हमारा इन्हीं का पैसा लेके शीश महल बनाया है? वो भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है, नहीं वो मेहनत है। कितना तनख्वाह किसका है? निजी प्रॉपर्टी हमें निकाल के दिखाओ। वो भारत सरकार की प्रॉपर्टी है जिसमें वो रह रहा है, वो भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। ठीक है, आइए आगे आने दी। भारत, अरे सुन ले भाई साहब, हाँ बोलो। यहाँ देश के दुश्मनों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी से, केजरीवाल से एक बार रैली करवा तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। ऐसे भाई साहब भी आ जाएंगे। अरे यहाँ के कानून पे हमें विश्वास नहीं, यहाँ की कोर्ट में विश्वास नहीं, देश अकेले केजरीवाल पे विश्वास है। देश अकेले जब केजरीवाल जो निर्दोष था क्यों नहीं गया? बता रहे हो, जब उसको लव लेटर गए, दोनों लव लेटर गए, क्यों नहीं पहुंचा वहाँ कोर्ट में? वो क्यों नहीं पहुंचा? अगर इतने ईमान, ये देखो जो भटका, ये सबको पता है एक चोर का साथ देता है। जो चोर है चोर ही साथ देगा, ईमानदार कोई नहीं देगा। ठीक है,
ठीक है, ठीक है। देखो कितने शर्म की बात है, सुनो कितने शर्म की बात है। जो कांग्रेस कल कह रही थी कि हमने इसकी रिपोर्ट करवाई, केजरीवाल जेल जाना चाहिए, और 1 महीना पहले अजय माकन जी ने बयान दिया था, आज वही बेशर्म कांग्रेस जाके क्यों मिल गई? जिसके लिए वो कल कह रहा था कि सोनिया गांधी जेल में जानी चाहिए, उसको पकड़ो, उनको टेररिस्ट इंटेरोगेट करो, तब वो बोलेगी। आज सारे चोर इकट्ठे हो गए, क्योंकि दोबारा जब तीसरी बार मोदी जी आएंगे सबको जेल जाना पड़ेगा अपना बचाव करने के लिए। ठीक है, साजिया जी, आम आदमी पार्टी पे ये प्रश्न क्यों खड़ा हो रहा है? क्योंकि मेरे सामने ये एक एफिडेविट है, और ये एफिडेविट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ने से पहले खुद जो है मतलब दायर करते थे। उसमें लिखा होता था बाकायदा एफिडेविट पे, ये अरविंद केजरीवाल का एफिडेविट है 7 जून 2013 का, जिसमें ये घोषणा करते हैं कि मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं जो है बड़ा मकान नहीं लूंगा। तो ये दूसरा कोई नहीं कह रहा, उन्होंने इस तरह का शपथ पत्र खुद बना दिया था और स्वच्छता की बात खुद की थी। तो कोई व्यक्ति जब ये कहता है कि मैं ऐसा करूंगा और बाकायदा एफिडेविट देके, और उसके उलट जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, जब उस तरह की परिस्थितियां आती हैं, तो फिर आप में जो परंपरागत राजनीतिक दल है उनमें फर्क क्या है? फिर आप अगर लालू यादव जो है, जो सबसे एक ही व्यक्ति हैं जो सजाए युक्त जो पॉलिटिशियन है, उनके साथ अगर आप खड़े हो जाएंगे, फिर आप ये कहेंगे कि हम सबसे अलग है, तो कैसे आप मतलब लोग विश्वास करेंगे? वही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप राजनीतिक स्वच्छता की बात करेंगे, तो आपका करेक्टर, आपको क्राइम और आपको करप्शन, उस पर उसी स्वच्छता का पैमाना आपको अख्तियार करना पड़ेगा। ठीक है सेठी जी, एक जमाने में जब अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि मैं लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं घूमूंगा, आज उनका शीश महल तैयार है, तो सवाल उठे तो क्यों ना उठे? देखिए 10 साल के अंदर इनको अरविंद केजरीवाल के पास जितने बीजेपी के नेता, जितने प्रवक्ता, जितने मंत्री, सब यही कहते हैं कि केजरीवाल जी ने कहा था। अरे आपका समय खत्म हो गया ना, समय खत्म हो गया ना, सुन लो। वो एफिडेविट दिखा रहे हैं, लिखित में है। सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने कहा मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर अटैक होता है तो क्या वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे? जब वो किसी पोजीशन पे पहुंच जाता, और 8 लाख के पर्दे और एसी 38-48 कुछ ऐसा ही है। इसका निजी मकान नहीं है। ठीक है, ठीक है। 1500 करोड़ रुपए। अरे आप सवाल पूछो ना, सवाल मैं आपके पीछे बोलूं, मैं आपके पीछे बोलूं। ठीक है सेठी जी, प्लीज शांत हो जाइए और जवाब। सिखाया जाता है दूसरे के बीच में बोले। जब प्रधानमंत्री का 1500 करोड़ का घर बन रहा है, क्या वो उनका निजी मकान है? क्या 8400 करोड़ के प्लेन में वो घूमते हैं? वो जनता के टैक्स का पैसा नहीं है। 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का पेन यूज करते हैं, 1 लाख का चश्मा पहनते हैं, वो लोगों के टैक्स का पैसा है। अगर मुख्यमंत्री का मकान बना है तो वो मुख्यमंत्री अपने घर नहीं लेके जाएगा। जो दूसरा मुख्यमंत्री आएगा कल को, चाहे बीजेपी का है, वो उसी मकान के अंदर रहेगा। वो चीफ मिनिस्टर का मकान है। ठीक है। देखिए साजिया जी, आपकी इस अदालत में मैं समझता हूँ जनता के मुद्दे खूब रह जाते हैं। केजरीवाल ने 20 करोड़ लगा दिए, मोदी ने 500 करोड़ लगाई, ये सुनिए है ना, तो केजरीवाल को अपना ना मोदी का अपना। योगेश सोनी जी सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, और इस नाते क्या ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है कि कुछ जवाब ना बचे तो ले दे करके मीडिया पर आ जाओ? देखिए, ये आज की डेट में बहुत सब कुछ चल रहा है। अगर हम बतौर सीनियर जर्नलिस्ट किसी पार्टी की बात रखते हैं तो दूसरा पार्टी हमें उस पार्टी का प्रवक्ता बता देता है। तो हमने देखा इस तरीके के जो नेता हैं वो हमेशा आरोप लगाते आ रहे हैं। इन्होंने चैनलों के वर्गीकरण कर दिए, पत्रकारों के वर्गीकरण कर दिए, और मुझे लगता है इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन है या कोई बात है, उससे इनको दूर ही बनाई रहनी चाहिए। इन्होंने जब चाह किसी को बीजेपी प्रवक्ता बना दिया, कांग्रेस प्रवक्ता बना दिया, चैनलों को इस चैनल का वो बना दिया, ये बना दिया। मुझे लगता है ऐसी फ्रस्ट्रेशन हमारे पत्रकारों को उतारना, ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग का दिवालियापन दर्शाता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे नेताओं को इस तरीके की चर्चा शोभा देती है। आप अपने मुद्दे पे बात कीजिए, हमने आपसे जो सवाल पूछा है केवल आप उस पर उत्तर दीजिए, लेकिन उसके जवाब नहीं होते हैं, जवाब नहीं होते हैं, और आप मजबूर होकर के देश के चौथे स्तंभ पर ही सवाल उठा देते हैं। देखिए, बड़ा आसान है किसी पे आरोप लगाना। ये प्रचलन जो है शायद पिछले कुछ समय से मैं देखता आ रहा हूँ, डिबेट्स में कुछ लोग हमें जो इस तरीके की बातें करते हैं कि आप उनका पक्ष रख रहे हैं, प्रवक्ता, हमें जो मुद्दा सही समझ में आता है, जो घटनाक्रम संबंधित होती है, उसके आकलन पे, उसके आधार पे जो हमारे विचार होते हैं, हम केवल वो प्रदान करते हैं। उसके अलावा इंटरव्यूज में, डिबेट में वो पूछते हैं जो जनता की आवाज होती है, जो आपके कार्यक्रम में वो पूछा जाता है। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की घटना दुखदाई है, पीड़ादायी है, और उनको समझना चाहिए कि हम पे इस तरीके के आरोप न लगाए जाएं। ठीक है, शुक्रिया। हाजी नाजिम, देखिए
साजिया जी, हाँ साजिया जी, देखिए सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि देखिए हम कानून को मानने वाले, कानून पे हमारा पूर्ण विश्वास है। और देखिए केजरीवाल जी अभी जेल के अंदर है, देखिए जो भी कोर्ट का फैसला आएगा पूरे देश के अंदर पता चलेगा। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब सवाल विपक्ष से करे जाते हैं, सत्ता को छोड़ के, ये बड़े सोचने वाली बात होती है। जबकि महंगाई के मुद्दे होने चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भाजपा का कोई प्रवक्ता तो है नहीं। अभी मेरे कांग्रेस के भाई ने कहा नहीं, फिर आप वही रिपीट कर रहे हैं, उनकी गलती। भाजपा के प्रवक्ता हो या ना हो, हमने आपको सवाल पूछने के लिए बुलाया है और जनता के सवाल आपसे पूछेंगे। आपके पास है जवाब तो दीजिए, और नहीं देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। हाँ साजिया जी, देखिए हम जनता के सवालों के जवाब के लिए ही तो, ये जनता ही तो हमें सत्ता पर बिठा लेगी। अगर इनके जवाबों के सवाल हम नहीं देंगे तो कौन इनके सवालों के जवाब देगा? तो हम ये चाहते हैं कि जनता के सवाल हो और हम जवाब हो, ताकि पता चले देश के अंदर जनता चाहती क्या है। क्योंकि आने वाला वक्त ये सत्ता परिवर्तन वाला है और यही अहम जनता है जो सत्ता परिवर्तन करेगी। देश के अंदर एक राजनीतिक भूचाल आएगा, 2024 के अंदर सत्ता परिवर्तन होगी और ये जनता के जो अहम सवाल है, इन सवालों का जवाब हम सत्ता में होंगे बिल्कुल देंगे इंशाअल्लाह। आप चिंता मत कीजिए, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात ये कह रहे हैं कि ये महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, अभी कुछ दिन पहले भारतवर्ष के 5 राज्यों में चुनाव हुआ। वहां के चुनाव में लोकल मुद्दे, जो राज्य का चुनाव होता है वहां पे लोकल मुद्दे भी हावी होते हैं। और ये महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या 100 रुपए पेट्रोल हो, या बेरोजगार युवा हो, सारे के सारे मुद्दे थे। वहां पे क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी एक राज्य में आई और उत्तर भारत और मध्य भारत के राज्य से वो निकल गई। जहां कांग्रेस ने अपने 2 राज्य गंवाए, राजस्थान और छत्तीसगढ़। अगर इतना ही बड़ा प्रॉब्लम था तो क्यों नहीं वहां के लोगों ने कांग्रेस को ही वापस चुना। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये सेंटर का इलेक्शन होना है या केजरीवाल की बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है, मेरा एक ही कहना है, बीजेपी की वॉशिंग मशीन के लिए ठीक है, वो जो कर रही है उनके दामन पे धब्बा है, लेकिन जो केजरीवाल इतना बड़ा ईमानदारी का कट्टर ईमानदार था, आज कैसे इन्हीं लोगों के गोद में चला गया। और इन्हीं लोगों के साथ जो कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, मैंने एक दिन और बोला था, वो जो 31 मार्च का जो सीन था, वो सोनिया गांधी जी, सुनीता केजरीवाल, हेमंत सोरेन की पत्नी, ये चोर चोर मौसेरी बहन भी वहां पे इकट्ठी हो गई थी। ठीक है सेठी जी, अभी 2 दिन पहले आतिशी जी आती हैं और हालांकि एक दिन पहले उन्होंने ट्विटर पे अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो कोई बड़ा धमाका करने वाली हैं। अगले दिन आती हैं, बताती हैं कि हमको बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। लेकिन यहाँ जनता जो है, जनता के बीच से आवाजें उठती है कि भाई कोई प्रमाण तो दिखाइए। आज के टाइम पर वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है, मैसेजेस भी होते हैं, प्रमाण के तौर पर आप लोग अपने पास बहुत कुछ रखते भी हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, सिर्फ आना और आरोप लगा देना कि बीजेपी चाहती है कि हम ज्वाइन कर लें। देखिए इतिहास में पहले भी ऑपरेशन लोटस हुआ, बड़े सारे स्टेटों की सरकारें गिराई गई, उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी प्रलोभन दिए गए, उनको धमकाया गया। उसी प्रकार से आतिशी, देखिए उसका कोई प्रमाण नहीं होता, कोई बड़ा नजदीकी व्यक्ति होता है जो बीजेपी के भी नजदीक होता है और नेताओं के भी नजदीक होता है, वो आके उनको इस तरह की ऑफर्स देता है। इन चीज के प्रमाण नहीं होते, लेकिन एक नेता आकर पूरे मीडिया के अंदर इतनी बड़ी बात कहता है, उसका कुछ मतलब होता है। भारतीय जनता पार्टी कहे ना कि हमने नहीं करा, हमारी तरफ से कोई ऑफर नहीं है। देखिए ये तो बड़ी देर से है, कभी मनीष सिसोदिया को के लिए भी प्रलोभन आए थे कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उन्होंने जेल जाना स्वीकार करा। इनके प्रलोभन में बातों का कोई प्रमाण होता नहीं है और सारी हवाई बातें होती हैं। नहीं हवाई बातें नहीं है। अगर देखिए बातों का कोई प्रमाण नहीं होता, वो तो हवाई होती है ना, लॉजिकल तो यही है। बातों का प्रमाण नहीं होता, कई बातों के प्रमाण होते हैं, आप समझिए ना इस बात को। लेकिन एक बड़ा जिम्मेवार व्यक्ति जो मंत्री है दिल्ली का, वो आके मीडिया के सामने, नेशनल टेलीविजन पे आके सारी जनता के सामने अपनी बात रखता है, उसका मतलब होता है वो कोई झूठी बात नहीं कर सकता। अगर कोई भी जो बोल रही है कि हमें बीजेपी के नेता जो प्रलोभन दे रहे हैं और कह रहे हैं शामिल हो जाओ, तो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था ना कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है, कुछ कहता है, तो उसका वीडियो बनाओ। अरे भाई क्यों नहीं किया? अरे थोड़ी आए प्रलोभन देने, अमित शाह जी थोड़ी आए, वो तो कोई मीडिएटर है, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। नहीं तो उसका खुलासा कब होगा? वो जो मीडिएटर है आपके अनुसार, उसका खुलासा कब होगा?
नहीं, खुलासा, इन चीजों का खुलासा नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये एक व्यक्ति, बड़ा जिम्मेवार व्यक्ति एक बात कहता है, जनता विश्वास करती है, जनता विश्वास करती है। और भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि हमने इस तरह के ऑफर दिए और बड़े सारे लोग, बड़े सारे दलाल इन्होंने छोड़ रखे हैं कि आप इनको तोड़िए, इनको तोड़िए, इनको तोड़िए, जो टूट जाए। अरे इतनी लंबी फहरिस्त है, आप देखिए ना, आपने कांग्रेस का कोई नेता नहीं छोड़ा। आज आपके हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं डिसाइड कर पा रही है, तो ये भी बीजेपी की समस्या है। ठीक है, ठीक है, चर्चा जारी रहेगी, जनता की बात भी सुन लेते हैं। वो सरदार जी कह रहे हैं भी 25 करोड़ का प्रॉब्लम वो दे रहे हैं उनको, हाँ, आने के लिए। जिस फाजिलका के एमएलए ने जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर खुद पे धोखाधड़ी का पर्चा दर्ज है। वो क्या 25 करोड़ रुपये वो तो हंस के ले लेगा। सुनील जाखड़ जो बीजेपी प्रधान ने खुद ने कहा है, जाके वो रिकॉर्ड है, जलालाबाद में देख लो, सिटी थाने में पर्चा दर्ज है। ठीक है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ सेठी जी, एक जिम्मेवार आदमी के पास मतलब प्रूफ तो देगा ना। नहीं, मेरे को तो मिल गए, मेरे तो आप 10,000 रुपये तो मांग रहा हूँ मेरे पक्का है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सेठी जी कैसी वाहियात की बातें कर रहे हैं। जनता के लिए हर कुछ बोलेंगे, वो जिम्मेवार हैं। आप ऐसे लोगों को टिकट क्यों दे रहे हो जो पैसे लेके बिकने के लिए तैयार हैं? ये क्या पार्टियों की जिम्मेवारी नहीं है कि कल को ये आपके साथ रहेगा या नहीं, मतलब कांग्रेस साथ रहेगा नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ रहेगा नहीं? ऐसी वाहियात की बातें करते हैं नेशनल चैनल पे। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, ऐसे प्रवक्ताओं को बुलाना और पार्टियां भेजती हैं, कितनी निंदा की बात है।